when we talk about the performance of the contract of sale, basically there are 2 points which have to be considered. First is the transfer of ownership and the second is the transfer of possession. यानी ओनरशिप और पोजेशन दो अलग अलग चीजें हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। और इसको परफॉर्मेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एंड एक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब आपको ये समझना है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब हो रही है, ये समझना जरूरी क्यों है। वाई यू शुड नो दैट व्हेन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बायर। पोजेशन का मतलब पोजेशन का मतलब ताबा और प्रॉपर्टी का मतलब मालकियत। मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा और उसके बाद आपको और दूसरी शॉप से कुछ सामान खरीदना है, तो आपने फर्स्ट शॉप पे जो सामान खरीदा है वो आपने सेलर को कहा है कि ये अभी आप ही के पास रहने दीजिए, हम बाद में ले लेंगे। तो प्रॉपर्टी तो आपको ट्रांसफर हो गई लेकिन आपने पोजेशन नहीं लिया है। सो ये फर्क समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। Now, why is it necessary to understand that whether the property in the goods has been transferred from the seller to the buyer? So basically, there are 4 reasons why a person should understand that the property from the seller has been transferred to the buyer. The first, a risk follows ownership. जो मालिक है उसी का रिस्क है। तो यदि सेल नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है सेलर से बायर को, तो ऑब्वियसली रिस्क, इफ एनी रिस्क occurs, it will be borne by the seller. And if the property has been transferred to the buyer, then if any loss occurs, then that loss has to be borne by the buyer. अब कभी ऐसा हुआ कि सेलर ने आपसे कहा कि आप शाम में 5 बजे आकर डिलीवरी ले लीजिए, और आप 5 बजे, मतलब बायर 5 बजे नहीं पहुंचा गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, और यदि कुछ नुकसान हो गया उसके बाद गुड्स को, तो यहाँ पे इट वाज द फॉल्ट ऑफ द बायर, सो द लॉस हैज टू बी बोर्न और द रिस्क इज विद द बायर। सेकेंड, if action has to be taken against third party, who will take the action? तो यदि प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो गई है तो बायर विल टेक द एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, और यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है सेलर से बायर को तो फिर सेलर एक्शन लेंगे। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर और सेलर, यदि दोनों में से किसी भी पार्टी की इंसॉल्वेंसी हो गई, मतलब कोई पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो फिर ऑफिशियल असाइनी के अधिकार क्या रहेंगे। तो यदि प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो गई है और यदि बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो बायर का ऑफिशियल असाइनी, चाहे गुड्स की कीमत सेलर को मिली हो चाहे ना मिली हो, बायर का ऑफिशियल असाइनी गुड्स ले जा सकता है। और यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो फिर बायर का ऑफिशियल असाइनी गुड्स नहीं ले जा सकता। उसी तरीके से यदि सेलर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और प्रॉपर्टी यदि अभी भी ट्रांसफर हुई नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन द ऑफिशियल असाइनी ऑफ सेलर कैन सेल दोज गुड्स, एंड इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, then the official assignee cannot use those goods for the settlement of debts. So these are few things. Okay, and suit for price. तो यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है सेलर से बायर को, तो बायर हैज द राइट टू टेक एक्शन फॉर प्राइस। और यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो ऑब्वियसली वो प्रश्न नहीं उठता, फिर सिर्फ डैमेजेस का, यदि रॉन्ग यूज हुआ है या फिर पोजीशन लेने में डिले कर रहे हैं बायर, तो फिर डैमेजेस के लिए एक्शन रहेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नीड for understanding that why is it important to understand कि प्रॉपर्टी सेलर से बायर को कब ट्रांसफर होती है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।